क्रैश कोर्स के लिए सर्कल्स पढ़ रहे हैं। इट इज पार्ट फोर्थ लेक्चर है। मैक्सिमम सर्कल से रिलेटेड हम जो चीज़ें हैं वो पढ़ चुके हैं, बेसिक पॉइंट्स। पहले तो हमने जो लास्ट पार्ट 3 में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ सर्कल्स, 5 डिफरेंट कंडीशंस, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैलकुलेट करने के लिए, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करके देखते हैं पहले, देन वी गो फॉर फर्दर। मानो मैंने एक क्वेश्चन को पिक किया, उसमें आपको 2 सर्कल्स की इक्वेशंस दी हैं। वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 एंड अनदर सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 एंड ही इज जस्ट आस्किंग यू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कि इन दोनों की कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी। तो जब कभी भी वो कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड कुछ भी चीजें पूछता है तो आप सबसे पहले क्या करो, दोनों ही सर्कल्स के सेंटर, रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स को तो एट फर्स्ट फाइंड आउट कर लो। तो मैंने क्या किया इसमें, अगर मैं पहले सर्कल की बात करता हूं तो इसका जो सेंटर है दैट इज 1,0 पॉइंट, इसकी जो रेडियस है दैट इज √2। सेकेंड सर्कल अगर मैं इसके सेंटर की बात करता हूं तो ये है मेरे पास 0,1 पॉइंट, और जो इसकी रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज 1 + 8, इट इज 2√2। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सभी को सर्कल की इक्वेशन में से सेंटर और रेडियस निकालना आता है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की उसने बात की है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, दो सर्कल्स हैं, कॉमन टेंजेंट्स पूछी, मैंने दोनों के सेंटर्स निकाल लिए, दोनों की रेडियस निकाल ली, एंड नाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम इसमें देखते हैं ध्यान से तो ये √2 आ रहा है। ये 5 चीजें हम अपने आप ही कैलकुलेट कर लेते हैं अगर कभी भी वो कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड कुछ भी चीजें इफ ही आस्क। अब मैं ये देखता हूँ कि जो हमने अभी लास्ट पार्ट में जो पांचों कंडीशंस पढ़ी थी कि डी और R1 R2 में क्या कंडीशन है, तो अगर मैं इस जगह पर बात करता हूँ तो ये अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो जो डी की वैल्यू है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। डिफरेंस हम तो ध्यान से देखो, R2 में से R1 घटाऊंगा तो इट विल बी √2। डी जो है R1 और R2 के डिफरेंस के बराबर है। अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1 और R2 के डिफरेंस के बराबर होता है तो दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक ही एग्जिस्ट करती है। तो फिलहाल वो पूछा है कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो हैं दैट इज ओनली 1, एक ही कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। आसान सा क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। कॉमन टेंजेंट्स, सेंटर्स निकालो, रेडियस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालो, और फिर ये देखो कि डी जो है R1 और R2 के रेस्पेक्ट में किसके बराबर है, किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स डायरेक्टली बताया जा सकता है। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसमें पहले। मैंने क्वेश्चन लिया, हिज इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो सर्कल्स वो आपको दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0, और एक दूसरा सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 बराबर 0। ही इज जस्ट आस्किंग यू फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कौन सी होती है, जब दो सर्कल्स आपस में डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इट इज कॉमन कॉर्ड। वो आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालने का आसान सा तरीका, सबसे पहले मैं इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालूंगा, और सभी को मालूम है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड जो है वो डायरेक्टली आ जाती है हमारे पास यूजिंग S1 माइनस S2 बराबर 0 से। तो मेरे पास दो सर्कल्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कैलकुलेट कर लेता हूं।
S1 माइनस S2 बराबर 0, यानी कि एक सर्कल में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है, दिस माइनस दिस। लेकिन जब भी हम S1 माइनस S2 बराबर 0 लगाते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है मुझे। एक तो दोनों ही सर्कल्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए, और दूसरा सारी टर्म्स को लेफ्ट पे लाकर, तो सारी टर्म लेफ्ट करेंगे। समटाइम्स दे देता है ना आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हमें लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें तो मैंने डायरेक्टली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं कि माइनस का 6x प्लस का 8y और माइनस का 7 बराबर 0, और वी गेट 6x माइनस 8y प्लस 7 बराबर 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस वाली लाइन की इक्वेशन है। ये है कॉमन कॉर्ड कैलकुलेट करने की इक्वेशन। लेंथ निकालनी है तो मैंने क्या करा, मैंने पहला ही सर्कल ले लिया। अगर इसका सेंटर में ध्यान से देखता हूं तो इसका सेंटर है 3,0 पॉइंट। मैं क्या करूंगा, इस 3,0 से कॉमन कॉर्ड पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा। तो d मेरे पास आ गया 30 से इस लाइन की डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस डायरेक्टली आ जाती है, डायरेक्टली पॉइंट को लाइन में रिप्लेस करा देते हैं अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी केस यहाँ पे करता हूँ तो डायरेक्टली पॉइंट रिप्लेस कराया, इट इज 18 माइनस 0 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट में 36 प्लस 64 का भी मॉडल्स, इट इज 25/10। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/2। ये आ गई मेरे पास ये डिस्टेंस। रेडियस, इस सर्कल की रेडियस मेरे पास है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ जी स्क्वायर 9 प्लस 16 25 इट इज 5। मेरे पास रेडियस भी है, डी भी है, ये है 90, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू, तो आ जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 25/4, तो ये भी आ जाती है 5/2 मेरे पास। फिर से ध्यान से देख लेता हूँ, इट इज 25 माइनस, नहीं 5/2 नहीं है, ये आ जाएगा मेरे पास 75/4। 75/4 तो ये आ जाएगा 5√3/2, 5√3/2। ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पाइथागोरस के नियम से आ गई। इसको डबल करा देता हूँ तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। तो मेरे पास लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो आई, इसको डबल अगर मैं करा देता हूँ तो इट इज 5√3, 5√3। तो ये तरीका है कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने का। लास्ट पार्ट में हमने इसको पढ़ा था कि क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल करके देख लिया कि हम कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। सिस्टम ऑफ सर्कल्स या टेंजेंट, कॉमन टेंजेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। मैंने क्वेश्चन पिक किया, उसने दो सर्कल्स दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, और एक और दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस c बराबर 0। वो कहता है इफ टच ईच अदर, अगर आप उसमें टच करते हैं तो c की वैल्यू कितनी है। ये जो इसमें c आ रहा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वो चीज़ अप्रोच वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें दो दिक्कतें हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक तो उसने ये नहीं बताया कि टच ईच अदर, कि ये जो आपस में टच कर रहे हैं वो इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, पहले का सेंटर है 0 0, रेडियस है 3। दूसरे का सेंटर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इट इज 0, -3, और अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो इट इज अंडर रूट में 9 माइनस सी। सी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है तो बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। हमें ये नहीं पता कि इन दोनों सर्कल से आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं। पहली चीज तो दो केस लेने पड़ेंगे।
और अगर वो इंटरनली टच भी कर रहे हैं तो R1 और -R2 होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो हमें ये नहीं पता कि R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। तो हम कभी कभी जो अपना थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, या टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। पहले तो दो केस यही नहीं पता कि वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं। इंटरनली टच में भी ये नहीं पता कि R1 ग्रेटर देन R2 है या R1 लेस देन R2 है। तो या तो मैं अलग अलग केसेस बना के सॉल्व करूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब कभी भी चीज़ें मेरे पास क्लैरिफाई नहीं होती हैं तो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम इसको ट्राई टू ड्रॉ, हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम इसको अपना आंसर लॉजिकली यानी कि सिस्टम बनाकर देंगे। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो जो पहला सर्कल है दैट इज समथिंग दिस वन, 0 0 सेंटर रेडियस थी। फिक्स सर्कल है, कुछ नहीं किया जा सकता, सेंटर 0 0 है, 3 रेडियस है, यहीं पर एग्जिस्ट करेगा। दूसरा सर्कल अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेंटर इज 0, -3, और भी ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट है 0, -3, दिस पॉइंट। अगर ये दूसरे सर्कल का सेंटर है और दूसरा सर्कल पहले वाले सर्कल को टच करता है, दूसरा सर्कल का सेंटर ये पॉइंट है 0, -3, इससे ये वाला पॉइंट आया, और दूसरे सर्कल का सेंटर ये है और पहले वाले को टच कर रहा है, तो दूसरा सर्कल एक जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है कि दूसरा सर्कल मस्ट बी लाइक दिस। तभी ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास दूसरे सर्कल का सेंटर ये हो और वो पहले सर्कल को टच करता है। एक ही पॉसिबिलिटी, और कहीं पे दूसरा सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कि सेंटर ये हो और इसको टच कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, केवल एक ही केस पॉसिबल है। और इस केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो 6 के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 6 के बराबर है। अगर ये वैल्यू 6 के बराबर है तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है, इट इज 9 - c की वैल्यू 36, तो c की वैल्यू हो जाती है -25। तो c की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाती है, इट इज माइनस का, एक बार चेक करें कैलकुलेशन, 9 - 36 तो 27 हो गया, -27। तो ये आ जाती है मेरे पास c की वैल्यू। तो समटाइम्स क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन हमें अपने लॉजिक्स, अपने दिमाग का यूज़ करके हमने ड्रॉ करके देख लिया, तो ये अगर मेरे सामने ये पिक्चर बन गई तो ये एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये तो रही बात सिस्टम ऑफ सर्कल्स की। जब हम कॉमन टेंडेंसी या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी करके देखे। केवल एक छोटा सा एक बेसिक पॉइंट और है थियोरेटिकल में, दैट इज ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स के केस में ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कल्स इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, सब जगह पर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स, सर्कल्स हो या कोई से भी दो कर्व, ये सभी को पता है, सभी 12th पास हैं। दो सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो सर्कल्स या दो कोई से भी कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये सबको मालूम है कि दो सर्कल्स, दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट, उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों ही कर्व की टेंजेंट्स लेते हैं। 12th का कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और इन दोनों टेंजेंट्स के जो बीच का एंगल होता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, कोई से भी दो कर्व्स। ऑर्थोगोनल, ऐसे दो कर्व जो आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। सेम चीज ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऐसे दो सर्कल्स विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ऐसे दो सर्कल्स जो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि लाइक दिस, इनके बीच का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इनको ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोलते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ध्यान से देखेंगे ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये इनके सेंटर से पास होंगे, C1 C2, ये है R1, ये है R2, ये 90 डिग्री, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो अगर मैं इसमें ऑर्थोगोनल यानी कि इसको 90 मान के चल रहा हूँ, ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं, तो ध्यान से देखते हैं डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के बराबर है। इट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। दो सर्कल्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं
अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, इसमें भी अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ले लूँ, इसका सेंटर वुड बी समथिंग माइनस का g1 माइनस का f1, इसका सेंटर माइनस का g2 माइनस का f2 होगा। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करता हूँ, r1 की वैल्यू होगी अंडर रूट में g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, दो सर्कल्स मैंने ये मान लिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 बराबर 0, और सेकंड सर्कल मैंने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर ये दो सर्कल्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं तो, और इस चीज को मैं अप्लाई करता हूँ दी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और इस चीजों को मैं अप्लाई करता हूँ, तो व्हाट वी गेट 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। दो कंडीशंस इसी से ये आती है, एक ही बात है, दोनों में से कोई सी भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही चीजें हैं। अगर सर्कल्स में डिस्टेंस r1 r2 निकालना आसान है तो इसको अप्लाई कर लूँ, जनरल इक्वेशंस दिए तो हमारे पास GFC डायरेक्टली नोन होते हैं तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, इसी कंडीशन से ये ऑब्टेंड होते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। बट रिमेंबर दीज टू आर द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। अगर ये दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसी से ये बात एक ही इन दोनों की, अगर ये एग्जिस्ट करता है देन वी कैन से कि दोनों सर्कल्स आपस में ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं, यानी कि 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं। जहां तक हम एक और कंडीशन की बात करते हैं, दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। अभी इसके ऊपर हम ऑर्थोगोनल सर्कल्स के ऊपर एक दो क्वेश्चंस को पिक करेंगे, लेकिन उससे पहले फैमिली ऑफ सर्कल्स का सीधा सा मतलब फैमिली का सीधा सा मतलब होता है मोर देन वन पॉइंट, यानी कि मोर देन वन कर्व। अगर मैं फैमिली ऑफ कर्व की बात कर रहा हूँ, फैमिली ऑफ सर्कल्स एक से ज्यादा सर्कल्स की इक्वेशन, किसी भी सर्कल की इक्वेशन में अगर कोई एक पैरामीटर एग्जिस्ट करता है तो फिर इनफाइनाइट कर्व को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नोन एज फैमिली ऑफ सर्कल्स। सेम हम यहाँ पर कर लें, अगर मेरे पास कोई दो सर्कल्स हैं और आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से वी गेट टू, हमें दो पॉइंट्स ऑब्टेन होते हैं। इन दो पॉइंट्स से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से दो पॉइंट्स मिले, इन दो पॉइंट्स से देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्कल्स। तो रिमेंबर, दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जो इनफाइनाइट सर्कल्स जा सकते हैं उनकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल passing through the intersection of two circles is c1 plus lambda c2 बराबर 0, यानी कि दिस सर्कल की इक्वेशन लैम्डा दिस सर्कल की इक्वेशन बराबर 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो दो सर्कल c1 और c2 के इंटरसेक्शन से पास होता है। अब लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, तो वी कैन गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। वो आपको कोई भी कंडीशन देगा टू फाइंड आउट दिस लैम्डा, वो कहेगा कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जा रहा है, और एक कंडीशन और दे देगा उस लैम्डा को निकालने के लिए। तो दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन होगी c1 प्लस लैम्डा c2 बराबर 0, और जो कंडीशन मुझे प्रोवाइड की हुई है उसके थ्रू मैं ये लैम्डा फाइंड आउट करूंगा, वी गेट द फाइनल रिजल्ट। कैसे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा हमें। मैंने क्वेश्चन पिक किया इसमें, it says find equation of circle passing through intersection of circles x square plus y square minus 1 बराबर 0 and x square plus y square minus 2x minus 4y
प्लस 1 बराबर 0 एंड टचिंग द लाइन्स and touching the line x plus 2y बराबर 0। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। वो कह रहा है कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जाता है और इस लाइन को टच करता है। तो अब मुझे मालूम है कि इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल की जो इक्वेशन है दैट इज c1 प्लस लैम्डा c2 बराबर 0। इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास हो रहा है ये है उसकी इक्वेशन। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। ये किस सर्कल की इक्वेशन है? ये उन इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन है जो इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 2 लैम्डा एक्स माइनस 4 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। ये आ गया मेरे पास ये वाला सर्कल। ये किस सर्कल की इक्वेशन है? जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है। या इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। ये किस सर्कल की इक्वेशन है? ये उन इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन है जो इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से पास होते हैं। अब वो कह रहा है कि ये मुझे ऐसा पर्टिकुलर सर्कल चाहिए जो इस लाइन को टच करता है। ये तो इनफाइनाइट सर्कल्स हैं। मुझे उन इनफाइनाइट सर्कल्स में से एक सर्कल चाहिए जो इस लाइन को टच कर रहा है। कैसे निकालेंगे? तो कोई भी सर्कल अगर किसी लाइन को टच करता है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होती है। सेंटर से लाइन की डिस्टेंस बराबर रेडियस होती है। तो मैंने ये किया। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इस सर्कल का जो मेरे पास सेंटर आया, जो मेरे पास इस सर्कल का सेंटर आता है दैट इज लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आ गया इसका सेंटर। इसको कंपेयर करा लिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और इसकी जो रेडियस आई अंडर रूट में जी स्क्वायर यानी कि लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आ गई इसकी रेडियस। अब ये जो सर्कल है हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। मैं केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ इस समय, और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले पार्ट में ध्यान दें। इससे अच्छा है हम एक क्वेश्चन का और कंसेप्ट समझ लेंगे। अभी ये इस सर्कल का सेंटर और रेडियस है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये सर्कल इस लाइन को टच करता है तो मैं इस सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस d को किसके बराबर रख दूंगा? रेडियस के बराबर। d आसानी से आ जाता है। d का मतलब होता है सेंटर से लाइन की डिस्टेंस। कैसे आएगी? डायरेक्टली पॉइंट को इसमें रख दिया अपॉन अंडर रूट में इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। तो हमारे पास ये d इक्वल टू r अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास लैम्डा में एक इक्वेशन बन जाती है। अजीब बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, पर वी कांट डू एनीथिंग। जो भी क्वेश्चन है हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। d इक्वल टू r से हम यहाँ पे लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आती है उसको मैं वापस इस जगह पर रिप्लेस करा देता हूँ। तो वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमारे पास सर्कल की जो वो रिक्वायर्ड मेंबर है, जो ऐसा एक पर्टिकुलर मेंबर है जो इस लाइन को टच कर रहा है, उस वाले मेंबर की इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है। इट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात कर लूँ, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन का कंसेप्ट और समझ लेते हैं इंटरसेक्शन पर ही।
ही सेज, इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। एक सर्कल मुझे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास होता है एंड cuts orthogonally the circle। एक और सर्कल दिया उसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 4 बराबर 0। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं एंड क्वेश्चन इसलिए भी किया है हमें ऑर्थोगोनल का भी कंडीशन क्लियर हो जाएगी। इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जाने वाली एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इसको ऑर्थोगोनली कट करता है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाली सर्कल की इक्वेशन हो जाती है मेरे पास c1 प्लस लैम्डा c2 बराबर 0। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेता हूँ। c1 प्लस लैम्डा टाइम्स c2 बराबर 0, तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस का माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा इंटू एक्स प्लस माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा इंटू वाई प्लस माइनस 12 लैम्डा बराबर 0। ये तो इक्वेशन किस सर्कल की आ गई जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। इसको भी हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई प्लस इसमें से 12 कॉमन लेते हैं तो इट इज माइनस का 12 बराबर 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, मुझे कौन सा मेंबर चाहिए, वो मेंबर जो इन दोनों में जो ऑर्थोगोनली इसको कट करता है। तो अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूं g1 g2, इसमें g1 की वैल्यू -1, f1 की वैल्यू 0, c1 की वैल्यू -4। दिस कंडीशन हम 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 प्लस c1 c2 लगाएंगे। इसमें g1 की वैल्यू -f1 0, c की वैल्यू -4। इसमें g2 की वैल्यू -2 प्लस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, f2 की वैल्यू -3 प्लस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। समझ में आ रहा है ना, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये 2g है तो g की वैल्यू अपॉन 2 कर दिया मैंने और c2 की वैल्यू है -12। अब इन दोनों सर्कल्स, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स हमारे पास ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। 2g1 g2 का मतलब क्या हो गया, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ध्यान से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, अगर आप ध्यान से देखो 2g1 -2 इंटू 2 माइनस का 2 इंटू -2 प्लस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये 0 हो गया बराबर c1 की वैल्यू -4 -12। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा आसानी से। यहाँ से वी कैन गेट लैम्डा जो भी आता है और लैम्डा की वैल्यू को मैं वापस यहाँ पे रिप्लेस करा देता हूँ तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमारे पास दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एक तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का कि दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन c1 प्लस लैम्डा c2 बराबर 0 होती है, और दूसरा कंसेप्ट कौन सा क्लियर हुआ कि दो सर्कल्स अगर आपस में ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो ये कंडीशंस फॉलो करेंगे। सर्कल्स के केस में इतना ही हम पढ़ते हैं। क्रैश कोर्स के लिए हम मैक्सिमम पॉइंट सर्कल्स की कवर कर चुके हैं।
नेक्स्ट पार्ट हम पैराबोला पढ़ेंगे। अभी इतना ही।